हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम रहने वाला है वॉइस। पहले एक बार 1 मिनट का टाइम दीजिएगा और ध्यान से देखिए। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बहुत कॉमन और बेसिक टॉपिक है। पहले तो मुझे बताइए कि क्या आप लोग ये वाला जो सेंटेंस है जिसको मैंने यहाँ पे पैसिव वॉइस में बनाया है, ही इज गॉन, और क्या आप इसका एक्टिव बना पाएंगे? मैंने आपसे क्या पूछा है? इसका एक्टिव पूछा है आपसे कि क्या आप इसका एक्टिव बना पाएंगे क्या? तो आप जवाब में ये नहीं बताएंगे कि देखिए सर ये तो गो जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब इसका पैसिव नहीं बनेगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं वह जाता है इसका पैसिव नहीं बनेगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन उसे भेजा गया, जब मैं बोलता हूं उसे भेजा गया, इसका मतलब ये ही नाम का जो बंदा है वो सब्जेक्ट नहीं है, क्या है? ऑब्जेक्ट। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होता है उसका पैसिव बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। आपको इसका एक्टिव बताना है। इसका एक्टिव क्या होगा? ये हमारे पास एक सवाल है जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछ लिया, ताकि आगे चल के हम जो पढ़ें इस सवाल का जवाब जो हम पता करें तो आपको कारण भी पता रहे। और ऐसे सैकड़ों क्वेश्चंस हैं। आज तक आप लोगों ने पढ़ा होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो अगर सेंटेंस में आ जाता है तो पैसिव नहीं बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अपन इंट्रांजिटिव वर्ब से भी पैसिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो अपन इस वीडियो में आगे चल के अपन जानने वाले हैं। जैसा हमारे पास गो नाम का वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, लेकिन फिर भी हमने एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाया। इसका एक्टिव बनाना है आपको, जो मैंने आपसे सवाल में पूछा था। तो देखिए, फिर से मैं अगर इस सेंटेंस को थोड़ा सा एलिबरेट कर दूं ताकि आप लोग एक्टिव बनेगा इस बात पे आ जाए। अगर आप बोलते वह जाता है, इसका पैसिव नहीं बन सकता था, लेकिन उसे भेजा गया, इसका पैसिव बनाया जा सकता है। क्योंकि जब मैंने बोला उसे भेजा गया है, इसका मतलब ही नाम का बंदा जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनाया जा सकता है। पता करेंगे अपन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन इससे पहले अपन चलते हैं कुछ बेसिक चीजों के ऊपर। इस टॉपिक का नाम जो आप लोग देख रहे हो, इस टॉपिक का नाम आपके पास है वॉइस। कुछ लोग इसको पैसिव वॉइस नाम दे देते हैं, तो आपको बता दें कि पैसिव वॉइस इसका नाम नहीं है एक्चुअली। वॉइस नाम का जो टॉपिक होता है इसके दो भाग होते हैं आपके पास में। एक आपके पास होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपके पास में पैसिव वॉइस। तो अगर मैं आपसे सवाल में ये पूछता हूं कि जो एक्टिव और पैसिव नाम के वर्ड हैं, ये जो एक्टिव और पैसिव नाम के वर्ड हैं, इन एक्टिव और पैसिव से क्या मतलब है, पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। एक्टिव और पैसिव से क्या मतलब है, तो आपको बता दें एक्टिव वर्ड का हिंदी मतलब जो होता है वो सक्रिय होता है। और पैसिव नाम का जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है निष्क्रिय। पैसिव वर्ड का क्या मीनिंग होता है? निष्क्रिय होता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो एक्टिव और पैसिव नाम का जो वर्ड है जिसका मीनिंग सक्रिय और निष्क्रिय होता है, ये एक्टिव और पैसिव नाम का वर्ड किसके सक्रिय और किसके निष्क्रिय होने की बात कर रहा है, वो आप पहले जानिए। तो आपको बता दें ये बात कर रहा होता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो अगर सक्रिय है, एक्टिव है, तो ये वाक्य बताओ कौन से वॉइस का होगा? एक्टिव वॉइस का होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो अगर निष्क्रिय है तो ये क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। इसका मतलब आज तक जो हम लोग ये एक्टिव और पैसिव नाम के दो वर्ड जिनके बारे में लगातार बातें करते हुए आते हैं, इसमें यूज होने वाला एक्टिव और पैसिव नाम का वर्ड किसके लिए लगा होता है बताइए? सब्जेक्ट के लिए लगा होता है। कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट जो है वो अगर सक्रिय है तो उसको आप एक्टिव वॉइस नाम देंगे, और सब्जेक्ट अगर निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, तो आप इसको नाम क्या दे देते हैं? पैसिव दे देते हैं। अब आप लोग एक्टिव और पैसिव जो है इसका मीनिंग नहीं समझ में आता है कि एक्टिव किसको कहते हैं, पैसिव किसको कहते हैं। पहले देखिए बेसिक्स पे चलेंगे अपन। बेसिक अच्छा होगा तो आगे चल के हम जो पढ़ेंगे वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोग एक्टिव और पैसिव के बारे में बात करें कि एक्टिव किसको कहते हैं, पैसिव किसको कहते हैं, तो देखिए मैं आपको थोड़ा साधारण भाषा में समझाऊं। अगर आप लोग अपने दादा के पास बैठे हों, दादा नाना या किसी बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठे हों, उनमें से किसी को बीड़ी या हुक्का पीते हुए आप उनके पास बैठे हों,
तो आपने देखा कि आपका दादा जो है वो हुक्का पी रहा है, वो कौन सा स्मोकर है? एक्टिव स्मोकर है। लेकिन आप चूंकि पास में बैठे हो, धुआं तो आप भी ले रहे हो, तो आप बताइए कौन सी स्मोकर है? पैसिव स्मोकर है। एक्टिव जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पैसिव जिसमें सब्जेक्ट होता तो है लेकिन वो एक्टिव नहीं होता। जैसे मैंने अभी हुक्का वाली बात कही और मैंने कहा कि दादा अगर हुक्का पी रहा है तो दादा एक्टिव स्मोकर है, आप चूंकि पास बैठे हो ना चाहते हुए धुआं ले रहे हो, तो आप बताइए क्या है? पैसिव स्मोकर है। और अगर कोई एग्जांपल देखें, जैसे लाइक मैं कहीं काम करता हूं और वहां से जो मुझे इनकम हो रही है, अर्निंग हो रही है, वो मेरा कौन सा है? एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद हूँ। मेहनत के बदले में जो मुझे पैसा मिल रहा है वो मेरा क्या है? एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। दूसरा तरीका, मान लो मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया या ब्याज पे पैसा दे दिया, मान लो। अब ब्याज से भी तो मुझे पैसा मिल रहा है, हालांकि मैं तो वहां काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे पैसा मिल रहा है, वो मेरा कौन सा है? पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम पे आजकल जो बिजनेसमैन होते हैं वो काफी ज्यादा ध्यान देते हैं कि देखिए आपके पास जो है वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए, कि आप काम नहीं करो तब भी पैसा आता रहे, वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है। जो कि एक से ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शेयर बाजार है या और कई आपके पास में अलग अलग तरीके। तो हमने यहां से सबसे पहले तो दो वर्ड्स के बारे में पता किया कि एक्टिव और पैसिव नाम के वर्ड होते क्या हैं। एक्टिव का मतलब सक्रिय और पैसिव का मतलब निष्क्रिय होता है। जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो उसको आप एक्टिव वॉइस नाम दे देते हो। इस टॉपिक का नाम वॉइस है। वॉइस के दो भाग होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। तो जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो उसको एक्टिव, और निष्क्रिय होता है तो उसको क्या कहते हैं? पैसिव कहते हैं। अब ये एक्टिव और पैसिव आपको एग्जामिनर क्या करता है? या तो कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस दे देता है और उसको आपको एक्टिव बनाना पूछ लेता है, या फिर वो आपको पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव पूछ लेता है। आपको दोनों की पहचान पता होनी चाहिए कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है और कौन सा पैसिव में, उसकी पहचान आपको पता होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 5 मिनट जो बातें बताई जा रही है उनको ध्यान से समझ लीजिए, फिर आप पता चलेगा कि ये सारी चीजें बिल्कुल आसान है। चलिए पता करते हैं अपन इससे आगे एक्टिव और पैसिव के बारे में। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप लोगों को सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए अपन बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले आपको एक्टिव और पैसिव सीखने के लिए कम से कम किसका पता होना चाहिए? एम वी। एम वी का मतलब है मेन वर्ब से। मेन वर्ब का हिंदी मतलब हो जाता है मुख्य क्रिया। देखिए मेन वर्ब जो होता है वो, उसकी पहचान कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल हमारे लिए रहता है। तो मैं आपको मेन वर्ब की पहचान करने के एक से ज्यादा तरीके बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग इसको एक्शन वर्ब नाम दे देते हैं। हेल्पिंग वर्ब अलग है, वो सहायक क्रिया होती है, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाती है आपके पास। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। पहली पहचान करने का तरीका कि वो वर्ब मेन वर्ब कहलाएंगे जिनके लास्ट में ना आता हो, हिंदी से पहचान करना हो तो। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, नहाना, धोना, आना जाना, सोना, सोचना, देखना, बंद करना, शुरू करना, चालू करना, ये सब क्या होती हैं बताइए? मेन वर्ब होती हैं। ये पहली पहचान करने का तरीका। दूसरा पहचान करने का तरीका, अगर आपको किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म दिखाई दे रहा है, जो मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाते हैं, आपको बता दें ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होता है ना, वो मेन वर्ब का ही होता है। हालांकि आईएनजी फॉर्म लग जाने से जिरेंड मतलब नाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव भी बनते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये आईएनजी फॉर्म जो होता है वो लगता किसके साथ है बताइए? मेन वर्ब के साथ लगता है। तो अगर आपने कहीं पे भी किसी वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है जो कि सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, तो आप समझ जाना कि ये मेन वर्ब रहा होगा। मेन वर्ब की पहचान करने का तरीका देख रहे हो। मेन वर्ब की पहचान अगर आपको पता चल जाती है तो फिर सारे काम आसान है आपके लिए। और बताओ, और मेन वर्ब की पहचान करने का दूसरा तरीका कौन सा होगा? मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद में आने वाला भाग जो होता है वो वर्ब होता है, मतलब मेन वर्ब होता है। दूसरे तरीके से आप चाहें तो इसको और समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला भाग जो होता है वो बताओ क्या होता है आपके पास में? मेन वर्ब हो जाता है। मतलब सब्जेक्ट के बाद में आने वाला भाग या हेल्पिंग वर्ब के बाद में आने वाला भाग जो होता है वो बताइए क्या होता है? मेन वर्ब होता है।
ये मैन वर्ब की पहचान करने का अगला तरीका है। तो पहला तरीका, जिस वर्ड के लास्ट में ना लगा होता है हिंदी में, हिंदी से पहचान कर सकते हो। दूसरा तरीका, जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड या आईएनजी फॉर्म होता है वो मैन वर्ब होता है। तीसरी पहचान, सब्जेक्ट के बाद वाला भाग या हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला भाग जो होता है वो मैन वर्ब होता है। ये मैन वर्ब की पहचान करने का तरीका हो गया हमारे पास। अगर आप लोग मैन वर्ब की पहचान करना सीख गए हैं तो फिर आगे वाली बातें सारी की सारी मैन वर्ब पे आधारित रहने वाली है। ध्यान दो, जो आप मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया की मदद से जो है वो ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे? आप मैन वर्ब से दो सवाल पूछोगे, क्या और किसको के रूप में। ध्यान दीजिएगा, मैन वर्ब से दो सवाल पूछेंगे आप, क्या और किसको के रूप में। और क्या और किसको का जो जवाब होता है वो बताइए आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जब मैन वर्ब से आपने क्या और किसको का सवाल पूछा और जो जवाब मिला वो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैन वर्ब से जब आप कब, कब को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? व्हेन। क्यों को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? व्हाई। कहाँ को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? वेयर। और कैसे को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? हाउ। जब आप मैन वर्ब से इन सवालों का जवाब पूछते हो और जो जवाब मिलता है वो आपका बोलो क्या हुआ करता है? एडवर्ब हुआ करता है। मैन वर्ब से आप ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हो, मैन वर्ब से आप एडवर्ब की पहचान कर सकते हो। और आ जाऊं अगर मैं यहाँ पे, मैन वर्ब से आप कौन करता है, कौन या हु का सवाल पूछोगे और जो जवाब मिलेगा वो आपका बोलो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब मैन वर्ब से ही किसका पता कर सकते हैं आप? सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन यहां से कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। उनमें से मैं आपसे पूछने वाला हूं कि उसमें मैन वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। हमने पहला सेंटेंस लिखा, शी इज गोइंग टू स्कूल। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि बताओ यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा है इस सेंटेंस में? शी इज गोइंग टू स्कूल में ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक सेंटेंस और बना देता हूं। मैंने लिखा यहां पे ही रोट अ स्टोरी। राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। ही रोट अ स्टोरी, ये दूसरा एग्जाम्पल आपके पास दे रखा। एक और बना देते हैं। अगला मैंने बनाया, शी गेव मी अ पेन। ठीक है, और इसी को चेंज करके बना देता हूं मैं, शी गेव, गिव का सेकंड फॉर्म होता है अ पेन टू मी। ये आपके पास दूसरा एग्जाम्पल। और यहां पे मैं लिख देता हूं, ही केम एट 9:30। कम का सेकंड फॉर्म केम है, एट 9:30। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखो आगे की कहानी जो है वो आपको कम से कम ऑब्जेक्ट की पहचान पता होनी चाहिए, फिर ही आप लोग आगे की कहानी को समझ पाएंगे। मैन वर्ब की पहचान कैसे करते हैं वो हमने यहाँ पे पता किया। मैन वर्ब से आप ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब से एडवर्ब और मैन वर्ब से सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। चलो पता करते हैं पहले सेंटेंस। पहले तो बताइए मैन वर्ब कौन सा है। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, मैन वर्ब है यहाँ पे। ये इज हेल्पिंग वर्ब है। अब बताओ इस गोइंग वर्ब से मैं कौन सा सवाल पूछूं कि जवाब में स्कूल मिल जाए? शी इज गोइंग टू स्कूल, शी स्कूल जा रही है। कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। बताओ भाई, कहाँ मतलब वेयर। और कहाँ का जवाब जो होता है वो सेंटेंस में बोलो क्या हुआ करता है? एडवर्ब हुआ करता है। इसका मतलब वैसे तो ये टू नाम का शब्द प्रेपोजिशन है, स्कूल नाम का शब्द नाउन है, लेकिन ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन दोनों मिलकर काम बोलो किसका कर रहे हैं? एडवर्ब का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आज आपको एक बात और नहीं पता चली कि प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलकर क्या बना सकते हैं? एडवर्ब बना सकते हैं। चाहो तो और पता कर लो। सी स्कूल जा रही है, कौन जा रहा है स्कूल? जब मैन वर्ब से आप कौन का सवाल पूछते हो और जो जवाब मिलता है वो आपका बोलो क्या हुआ करता है? सब्जेक्ट। तो स्कूल कौन जा रहा है? बताओ, सी जा रही है। इसका मतलब सी बताओ क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। बताओ सेंटेंस में यूज होने वाला एक एक वर्ड पता कर पा रहे हैं आप लोग? अगला सेंटेंस हमने लिखा, ही रोट अ स्टोरी। तो पहला सवाल तो मैन वर्ब कौन सा है? मैंने पहले बताया था, राइट का सेकंड फॉर्म रोट है। इसका मतलब यहाँ पे गो का मतलब जाना से था। रोट का मतलब सेकंड फॉर्म में लिखना होता है। इसका मतलब ही ने एक कहानी लिखी। ही ने क्या लिखा?
कहानी लिखी और क्या का जवाब जो होता है वो सेंटेंस में बोलो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब जब मैन वर्ब से क्या और किसको का सवाल पूछते हैं और जो जवाब मिलता है वो बताइए क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ही रोट अ स्टोरी वाले सेंटेंस के अंदर अ स्टोरी जो आपको दिखाई दे रहा है ये बताइए क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट। कहानी कौन लिखता है, ही लिखता है, इसका मतलब ही बताओ क्या हो गया, सब्जेक्ट। देखो अपन सेंटेंस में यूज होने वाले एक एक वर्ड की पहचान कर पा रहे हैं। आगे चलते। शी गिव मी अ पेन, गिव का मतलब देना होता है, मैन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मैन वर्ब की होती है। शी मुझे एक पेन देती है, शी ने क्या दिया बताओ, पेन दिया। क्या का जवाब सेंटेंस में बोलो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब आ पेन बोलो क्या है, ऑब्जेक्ट। किसको दिया पेन, मुझे दिया, इसका मतलब मी भी बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट। अगला सवाल हमारे लिए, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं क्या, जी बिल्कुल आ सकते हैं। एक सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट देखने को मिल सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का नाम रहा होता है, एक होता है आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, मतलब दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये तो हमने पता कर लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखना जो व्यक्ति को दर्शाता है वो बताओ कौन सा होता है, व्यक्ति मतलब पर्सन को दर्शाता है, वो बोलिए कौन सा ऑब्जेक्ट होता है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो वस्तु या थिंग को दर्शाता है वो बोलो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। वस्तु को दर्शाएगा वो बताओ कौन सा हो जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्यक्ति को दर्शाएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने एक ही सेंटेंस को दो बार इसीलिए लिखा है, देखिए। इसका मतलब यहां पे मी बोलो कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पेन बोलो कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आ जाओ यहां पे, सेम सेंटेंस को मैंने दोबारा लिखा, यहां पे इस बार हमने उल्टा कर दिया, पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लिखा बताओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां से आप लोग एक बात और याद रखोगे कि अगर एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, अगर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऐसे केस में हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, बीच में किसका प्रयोग नहीं करेंगे, देखो यहां पे टू नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी उल्टा लिख दिया ना हमने, अगर आपके पास में पहले कौन सा ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है, ये पेन था, पहले कौन सा ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा देखने को मिल जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। तो ऐसे केस में बीच में बताओ क्या लग जाता है, टू लग जाता है। जो व्यक्ति को दर्शाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो वस्तु या थिंग को दर्शाता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या जाना आपने कि एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बताइए, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जो व्यक्ति को दर्शाए वो इनडायरेक्ट, जो वस्तु को दर्शाए वो डायरेक्ट होता है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो बीच में हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो तो बीच में क्या लिखना पड़ता है, टू लिखना पड़ता है। मैंने एक ही सेंटेंस को दो बार लिखा, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले था, डायरेक्ट बाद में है, यहाँ पे डायरेक्ट पहले, इनडायरेक्ट बाद में। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि टू नाम का जो प्रेपोजिशन आपको देखने को मिलता है ये हम कब लगाते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, कम का सेकंड फॉर्म यहाँ पे केम है ना, ये केम लिखा हुआ है, CAME, कम, केम, कम। कम का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो होता है कम ही, सेकंड फॉर्म केम होता है। कम का मतलब आना होता है, मतलब ये मैन वर्ब है। कब आया, अरे कब आया बताओ, तो यहां से एक एरो बना देना, ऊपर लिख देना कब। कब का जवाब सेंटेंस में बोलो क्या हुआ करता है, एडवर्ब हुआ करता है। इसका मतलब एट वैसे तो प्रेपोजिशन है, ये टाइम मतलब नाउन है, लेकिन ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन दोनों मिलकर काम किसका कर रहे हैं बताओ, एडवर्ब का कर रहे हैं। फिर से आ जाओ, मैन वर्ब की पहचान, मैन वर्ब से क्या और किसको का सवाल जो पूछोगे और जो जवाब मिलेगा वो आपको बोलो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट। कब, कहाँ, क्यों, कैसे का जवाब होता है एडवर्ब, और मैन वर्ब से कौन का जवाब सवाल पूछोगे और जो जवाब मिलेगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और दो चार एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन, फिर अपन इसे आगे चलते हैं। जरूरत है हमारे लिए कि हमारा बेसिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर हम लोग वो सारे एग्जाम्पल्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे वो सब हम पढ़ने वाले हैं।
चलते हैं अपन आगे। अगला सेंटेंस हम लोगों ने यहां पे लिखा है, शी वेंट टू जयपुर। पहला सेंटेंस मैं आपसे वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडवर्ब जो भी है वो पूछने वाला हूं। आपकी मदद में कर देता हूं। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, गो का मतलब जाना होता है। अगला सेंटेंस वो लिख देते हैं। अगला सेंटेंस लिखा गया है आपके पास में, शी लिव्स हियर। ये अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हम लोगों ने यहां पे लिख दिया है, ही हेल्प्ड मी। ये अगला एग्जाम्पल देख दिया। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे अपन और फिर अपन इसे आगे चलेंगे। शी, राइट का सेकंड फॉर्म रॉट दिस नॉवेल ओके 2 years अगो। ये हमारे पास में अगला सेंटेंस है, अगो। बताइए भाई, इन सेंटेंसेस में आप मुझे बताएंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है, कौन सा एडवर्ब है। शी जयपुर गई, कहाँ गई? जयपुर। कहाँ मतलब वेयर। वेयर का जवाब बोलो क्या होता है? एडवर्ब टू प्रेपोजिशन है, जयपुर नाउन है। लेकिन दोनों मिलकर काम किसका कर रहे हैं बताओ? एडवर्ब का काम कर रहे हैं। कौन गई जयपुर? शी गई, तो शी बताइए क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। शी लिव्स हियर, शी यहां रहती है। कहाँ रहती है? कहाँ मतलब वेयर। तो जवाब आपका ये एडवर्ब हो गया, ये मैन वर्ब हो गया। कौन यहाँ रहती है? शी रहती है, तो शी बताओ क्या हो गया? ही हेल्प्ड मी, किसको हेल्प किए? मी को, तो मी बताओ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ये मैन वर्ब हो गया और ये आपका क्या हो गया? अच्छी बात है। अब हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में भी पता करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। रोट नाम का शब्द मैन वर्ब है आपके पास में। क्या लिखा भाई? नोवेल लिखा। नोवेल बताओ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कब लिखा? 2 साल पहले। कब का जवाब सेंटेंस में बोलो क्या होता है? एडवर्ब होता है। इसका मतलब ये वाला शब्द बोलो क्या है आपके पास में? तो इसी तरीके से आप लोग मैन वर्ब की मदद से सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, एडवर्ब का पता कर सकते हैं। और जब तक आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब का पता नहीं होगा तब तक आप ऐसी वॉइस में आगे कुछ नहीं सीख पाएंगे। चलते हैं अपन इससे आगे। अगली बात और करते हैं अपन इससे रिलेटेड। देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, 2 प्रकार की वर्ब होती हैं जिसमें से एक वर्ब जिसको हम इंग्लिश में नाम दे देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया। और एक वर्ब जिसको आप इंग्लिश में नाम दे देते हो इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको आप हिंदी में नाम दे देते हो अकर्मक क्रिया। अब देखो, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्टिव पैसिव जानने के लिए आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान पता होनी चाहिए। आपको बता दें, इंग्लिश डिक्शनरी में 10 लाख से ज्यादा शब्द हैं। उनमें से लगभग 3-4 लाख के करीब वर्ब रही होंगी और इनमें बहुत सारी ट्रांजिटिव और बहुत सारी इंट्रांजिटिव वर्ब रही होंगी। अगर मैं यहाँ पे आपको 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 20,000, 50,000 भी लिखवा दूं तो कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल संभावना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे, उसके अलावा कोई वर्ब पूछ ली जाए तो आपको जवाब देने में दिक्कत रहेगी। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आप लोग 2-3 लाख जितनी भी वर्ब्स हैं इंग्लिश के अंदर, उन सारी वर्ब की पहचान आप खुद कर सकते हो कि वो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। देखिए कैसे करना है। हमने कहा कि ट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जिनके बाद में क्या आता है बताइए? ऑब्जेक्ट आता है। इसके अंदर नाम में भी दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, से कर्म। ये कर्म ऑब्जेक्ट को ही बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। और इनट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जिनके बाद में बोलो क्या नहीं देखने को मिलता है आपको? ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिलता है। प्रोबेबली क्या देखने को मिल सकता है आपको? एडवर्ब या कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच। ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये अपने आप में एक जवाब है। अब कैसे पहचान करेंगे कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? चलिए पहचान करते हैं। जब आप मैन वर्ब से क्या और किसको का सवाल पूछते हैं, अभी हम बात करके आए थे,
ऑब्जेक्ट का पता किससे करते हैं बताओ, क्या और किसको से करते हैं? जब आप मेन वर्ब से क्या और किसको का सवाल पूछते हैं और जो जवाब मिलता है वो बताओ क्या हुआ करता है, ऑब्जेक्ट। और जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है वो वर्ब बताओ कौन सी होती है, ट्रांजिटिव होती है। इनट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिनसे आप क्या और किसको का सवाल नहीं पूछ सकते हो। क्या सवाल पूछ सकते हो? कहाँ, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। क्यों, मतलब वाई। कब, व्हेन। कैसे, हाउ। कब, कहाँ, क्यों, कैसे का जवाब जो होता है वो एडवर्ब होता है। और ऐसे केस में वर्ब जो होगी वो बताओ कैसी होगी, इंट्रांजिटिव। देखिए अभी इसका हम और सिंपल तरीका बताएंगे आपको जिसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता करते हैं अपन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। चलो बेसिक तरीके से पता करते हैं, क्या और किसको का जवाब ट्रांजिटिव, और कब, कहाँ, क्यों, कैसे का जवाब बताओ क्या होता है, इंट्रांजिटिव होता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं मैंने पढ़ा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पढ़ना नाम की जो वर्ब है वो बताओ कैसी वर्ब है, तो आप मुझसे बोलोगे क्या पढ़ा, मतलब ट्रांजिटिव है। मैं बोलता हूं लिखा, आप कहोगे क्या लिखा, ट्रांजिटिव है। मैंने सोचा, आप बोलेंगे क्या सोचा, ट्रांजिटिव है। मैंने समझा, क्या समझा, ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने कहा कि मैं गया, आप बोलेंगे कहां। अब ये बोलो कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैं बोल देता हूं मैं आया, आप बोले हो कहां से आए, बोलो कैसी वर्ब है ये, इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं बोल देता हूं मैंने बंद किया, आप बोलेंगे क्या, शुरू किया क्या, चालू किया क्या, बनाया क्या, बिगाड़ा क्या। ये सारी की सारी वर्ब बोलो कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस बात को भी। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैंने कोई एक वर्ब ले लिया, लाइक राइट नाम का एक वर्ब ले लिया। राइट का मतलब लिखना होता है। तो मैंने आपसे पूछा कि ये जो लिखना नाम का वर्ब है, राइट वर्ब जो है, इससे मैं कितने सवाल पूछ सकता हूं, तो आप बोलोगे लिखा, क्या लिखा ये पूछ सकता हूं, किसको लिखा ये भी तो पूछ सकता हूं, कहां लिखा ये भी तो पूछ सकता हूं, क्यों लिखा ये भी पूछ सकता हूं, कब लिखा ये भी पूछ सकता हूं, और कैसे लिखा ये भी पूछ सकता हूं। क्या समझ में आया आप लोगों को? हमने क्या देखा कि जो वर्ब आपको यहां पर इंट्रांजिटिव, जो वर्ब आपको ट्रांजिटिव वर्ब दिखाई दे रही थी, हमने उसी वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब भी बना दिया। देखो ये वर्ब कब तक ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा था, जब तक आप इससे क्या और किसको का सवाल पूछ रहे थे तब तक ये वर्ब बोलो कौन सी वर्ब थी, ट्रांजिटिव थी। जैसे ही आपने कब, कहां, क्यों, कैसे का सवाल पूछा तो ये वर्ब बदल के बोलो क्या बन गया, इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया। इसका मतलब जो वर्ब ट्रांजिटिव हो सकता है वो क्या भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, बशर्ते हम उसे कब, कहां, क्यों, कैसे का सवाल पूछ पाए तो। मैं बोलता हूं मैंने देखा, आप कहोगे क्या देखा, तो ट्रांजिटिव है। मैंने बोला किसको देखा, तब भी ये ट्रांजिटिव है। लेकिन मैं बोल देता हूं कहां देखा, अब ये जो ट्रांजिटिव थी वो बदल के इंट्रांजिटिव बन गई। आप बोलोगे कैसे देखा, ये भी इंट्रांजिटिव है। क्यों देखा, इंट्रांजिटिव है। तो जो वर्ब ट्रांजिटिव है उसको आप क्या भी बना सकते हो, इंट्रांजिटिव भी बना सकते हो। अगर कंडीशन बता रहा हूं, अगर आप लोग उससे कब, कहां, क्यों, कैसे का सवाल पूछ पा रहे हो तो ये बिल्कुल जवाब नहीं है कि अगर आपके पास में कोई ट्रांजिटिव वर्ब दे रखा है तो वो इंट्रांजिटिव नहीं बन सकता। नहीं, बिल्कुल बन सकता है। अगर आप उनसे कब, कहां, क्यों, कैसे का सवाल पूछते हो तो वो इंट्रांजिटिव है, और क्या और किसको का सवाल पूछते हो तो वो वर्ब बताइए कौन सा है, ट्रांजिटिव। तो हमने यहां से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान भी देख ली है। सब्जेक्ट की पहचान करना, ऑब्जेक्ट की पहचान करना, एडवर्ब की पहचान करना, ये भी हमने देख लिया है। अब चलते हैं अपन इससे आगे। अब हम लोग अगर बात करते हैं यहां से आगे, तो देखेंगे हम लोग एक टॉपिक जिसके बारे में हम अभी बात करना शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम बताइए क्या है, वॉइस। इस वॉइस टॉपिक में हमने पहले बात किया था कि दो भाग होते हैं। एक आपके पास में होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा इसका क्या होता है, पैसिव वॉइस।
हमने कहा था एक्टिव का मतलब हिंदी में जो होता है वो सक्रिय होता है, ठीक है। और पैसिव का जो मतलब होता है वो बताइए क्या होता है, निष्क्रिय होता है, सक्रिय निष्क्रिय होता है। हमने कहा था ये किसके सक्रिय और किसके निष्क्रिय होने की बात करता है, तो हमने कहा कि जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो जाती है और उसके बाद में आपको वर्ब, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है या कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच आगे देखने को मिल जाता है, तो ये बताइए वाक्य कौन से वॉइस का है, बताइए एक्टिव वॉइस का है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है, लेकिन जैसे ही हम लोग सब्जेक्ट को ना रखकर सेंटेंस की शुरुआत बोलो किससे कर देते हैं, ऑब्जेक्ट से कर देते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और पैसिव वॉइस में तो एक बात फिक्स है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ही आता है, थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ नहीं आता। और उसके बाद में आपको बाई प्लस सब्जेक्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो आपने क्या नोटिस किया, इसमें सेंटेंस के शुरुआत में बोलो क्या आ रहा था, सब्जेक्ट, और इसके शुरुआत में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, इसीलिए आप इसको क्या नाम दे देते हो, इंग्लिश में पैसिव नाम दे देते हो। देखिएगा, हम लोग अगर यहां से बात करें तो हमें इन 5 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए, ये वाली बात है। अगर ये चीजें हमें पता चल जाती हैं तो हमारा जो पैसिव वॉइस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप उसके 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे भाई। मतलब पैसिव वॉइस बनाने के लिए कम से कम ये 5 बातें जो हमने लिखी हैं, हालांकि इनके अलावा भी है, लेकिन ये 5 बातें अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपके 90% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपने क्या देखा, एक बात तो फिक्स है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है, इसको अलग कर दीजिए, ये तो वेल अंडरस्टूड है। बाई को भी अलग कर दीजिए। अभी हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में पता करके आएंगे, अरे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पहचान करके आएंगे। मतलब अब जो सीखने वाली बात है वो सिर्फ हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब का पता करना आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कब कैसा लगेगा, अब आप कहेंगे इसके लिए हमें टेंस का पता होना चाहिए। पहली बार आप लोग देखोगे कि बिना टेंस के भी आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखा देंगे, बशर्ते आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। कुछ याद नहीं करना है, कोई टेंस कुछ याद नहीं करना है। पता करते हैं हम लोग यहां से कि अगर आप लोग पैसिव वॉइस बनाते हो, क्या बनाते हो आप लोग, अगर पैसिव वॉइस बनाते हो तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखा करते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट लिखा करते हैं। इन 5 बातों के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से हम सब्जेक्ट का पता कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट का पता कर चुके हैं, सब्जेक्ट का पता कर चुके हैं, मेन वर्ब की फिक्स है, थर्ड फॉर्म आती है, बाई हो गया। अब बचा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और सीखना है अपन को। तो चलिए अपन हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता करना और देखते हैं। ध्यान से देखने वाली बात है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने कहा था कि हमें ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, जो अभी हम कर चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमें पता करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास कुछ बातें हैं जिनके बारे में पता करना था, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट भाग आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। आज आपको एक शॉर्टकट बताते हैं जिसके बाद में आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। आज आपको एक शॉर्टकट बताते हैं जिससे आप एक्टिव और पैसिव की पहचान खुद से करना सीख जाओगे बिना रटे। ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले बता दूं कि यार हमारे पास एक प्रकार की वर्ब होती है जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो बी वर्ब। क्या बोलते हो, बी वर्ब। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलो कौन सी हो जाती है आपके पास में, वैसे तो इज जो होता है उसको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इज को फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। तो यहां पे मैंने लिख दिया है इज, आर, एम और बी। सेकंड फॉर्म बोलो कौन सा होता है, वोज वर हो गया बी वर्ब का। थर्ड फॉर्म बोलो कौन सा होता है, बी का थर्ड फॉर्म बोलो कौन सा होता है, बीन होता है। फोर्थ फॉर्म जिसको आप आईएनजी फॉर्म बोलते हो वो बताओ कौन सा होता है, बीइंग होता है। और प्रत्येक वर्ब की 5 फॉर्म होती है, तो इज जो होता है वो बी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाता है, जिसको हमने फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं आपको। शायद आपने इससे पहले ना पढ़ा हो, इस तरीके से ना पढ़ा हो, ये बिल्कुल संभावना है। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस बना लेना, आप अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना रहे हो तो बी वर्ब के बाद में कौन सा फॉर्म देखने को मिलेगा, थर्ड फॉर्म देखने को। मतलब बी वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म अगर देखने को मिल गया तो एक बात निश्चित हो गई कि वाक्य पैसिव वॉइस का है।
आप इसके अलावा कम से कम जितनी भी, अगर कॉजेटिव वर्ब है तो अलग बात है, इसके अलावा कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाते हो तो ऐसे केस में आपको बी वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। अगर बी वर्ब के बाद में आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिल रहा है तो समझ जाना वाक्य पैसिव वॉइस का। ये सबसे आसान तरीका है एक्टिव और पैसिव की पहचान करने का। आप कोई भी सेंटेंस देखिए, सोचिए, समझिए, तो आप लोग ये पाएंगे कि आपको थर्ड फॉर्म से पहले इनमें से ही कोई वर्ब देखने को मिलता है। चलिए आज आपको हेल्पिंग वर्ब की पहचान करना बताते हैं बिना टेंस की मदद के। बिना टेंस की मदद से आप लोग जो है वो वर्ब की पहचान करना सीख जाएंगे। यहां पर आते हैं अपन, एक बात हम समझ चुके हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको बी वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म होना चाहिए। चलिए आज आपको हेल्पिंग वर्ब की पहचान, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्टिव और यहां लिख देता हूं पैसिव। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहां तक पढ़ चुके हो कि पैसिव वॉइस में एक बात तो फिक्स होती है, बताइए कौन से वाली, कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ये तो फिक्स है, इसको तो छोड़ दीजिए, हमें किसका पता करना है बताओ, हेल्पिंग वर्ब का पता करना है। चलिए यहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि अगर एक्टिव वॉइस में कौन सा फॉर्म दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। कौन सा फॉर्म दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखना ऐसे केस में जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म से मतलब है मेरा ना, मैं कह रहा हूं कि एक्टिव वॉइस में कौन सा फॉर्म दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी आप इसका पैसिव बनाएंगे तो आप लोगों को बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलो, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देख लो, इज आर एम प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म तो फिक्स है, इसको तो छोड़ ही दीजिए ना आप लोग। देखो ये बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर एक्टिव वॉइस में आपको सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है तो पैसिव वॉइस में भी बी वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। देखो, ठीक है, थर्ड है ना, आप इसको अलग मत समझ, ये तो फिक्स है थर्ड फॉर्म याद। अगर एक्टिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए तो याद रखना जब भी आप इसका पैसिव बनाओ तो बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलो कौन सा होता है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना। अगर आपको यहां पे आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रहा है, जिसको आप फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, एक्टिव वॉइस में अगर आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रहा है तो पैसिव वॉइस में बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, मतलब बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। आज आपको वो भी सेंटेंस बता देते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता। देखिए रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तो आईएनजी फॉर्म हो गया। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मान लो एक्टिव वॉइस में आप लोगों को बीन प्लस आईएनजी देखने को मिल जाए तो फिर इनका नो पैसिव, पैसिव बनता ही नहीं है इसका फिर तो। अगर आप लोगों को एक्टिव वॉइस में बी वर्ब प्लस आईएनजी दिखाई दे जाए तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। अब हमने आपको वो सारे प्रकार के सेंटेंस बता दिए जिनका एक्टिव से पैसिव बनता है। आपको पता चल गया एक्टिव से पैसिव बनाना है। पैसिव वॉइस में एक बात निश्चित है कि बी वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म लगेगा। बी वर्ब की फॉर्म अगर आपको पता है तो फिर सारी समस्याएं हल है। हमने यहाँ पे इज आर एम बी लिख दिया है, सेकंड फॉर्म वॉज वर होता है, थर्ड फॉर्म बीन होता है और आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है। आप जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे तो थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो फिक्स है और थर्ड फॉर्म से पहले आपको वर्ब इन्हीं में से कोई एक दिखाई देगा। अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म दे रखा है तो पैसिव वॉइस में बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। चाहो तो यहाँ पे देख लो, जब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म था तो ये बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म है तो ये बी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो ये बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है तो ये बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना। और बीन प्लस आईएनजी या बी प्लस आईएनजी आ जाए तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाते ही नहीं है। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी सेंटेंस में अगर आप हेल्पिंग वर्ब का पता करना चाह रहे हैं उसका। बताओ यहाँ पे कौन से टेंस की पहचान पता करने की जरूरत है। आपको तो सिर्फ पता होना चाहिए इतना कि जो डिड होता है वो डू का सेकंड फॉर्म होता है, मतलब ये पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म है, मतलब वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। डू फर्स्ट फॉर्म होता है तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। ये आगे वाला थर्ड फॉर्म तो सब में फिक्स है, इसको तो आप देख ही क्यों रहे हो। आप तो पहले वाली वर्ब देख लो, ये फर्स्ट फॉर्म, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये बी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ आईएनजी है तो बी वर्ब का आईएनजी,
बीन प्लस आईएनजी आ जाए तो पैसिव नहीं बनेगा, बी प्लस आईएनजी आ जाए तो भी पैसिव नहीं बनेगा। बिना रटे आप लोग सारी समस्याओं का हल देख सकते। ये आप लोगों ने किसका पता करना सीख लिया? हेल्पिंग वर्ब का पता करना सीख लिया है बिना टेंस की मदद के। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट की पहचान करना मैंने बताया, सब्जेक्ट की पहचान करना मैंने बता दिया, बाई और थर्ड फॉर्म ये तो अलग कर दीजिए, समझना था सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। अब आपको ये जो 5 बातें हैं, इन 5 बातों का पता चल गया। और अगर ये 5 बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो फिर अपन आगे चल के जो क्वेश्चन समझेंगे वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। चलते हैं अपन इससे आगे। ये बेसिक था, आगे चलते हैं। अगली बात हम लोग जो कर रहे हैं, अब देखो हमने एक बात फिक्स कर लिया है, जैसा कि आपको बता दिया है कि पैसिव वॉइस बनाओगे आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा और बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। ये पैसिव वॉइस का हमने जो है वो स्ट्रक्चर लिख दिया। जो इनसे अलग बनते हैं उनको अपन अलग से पढ़ेंगे। 90% क्वेश्चन इतनी बातों से सॉल्व हो जाते हैं आप लोग। अब अगर आप लोग जो मेरा ये वाला तरीका अगर आप कम समझे, वैसे तो इसमें कम समझने वाली कोई बात थी नहीं, मैंने कहा भाई कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब पता करना हो तो ये समझ लो, थर्ड फॉर्म से पहले जो भी वर्ब आएगा उसमें बी वर्ब ही आएगा और कोई वर्ब आ ही नहीं सकता है। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में तो यहाँ बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सेकंड तो यहाँ बी वर्ब का सेकंड, ये थर्ड तो बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म है तो बी का आईएनजी जो कि कौन सा होता है? बीइंग होता है। बीन प्लस आईएनजी आ जाए तो पैसिव नहीं बनेगा, बी प्लस आईएनजी आ जाए तो भी पैसिव नहीं बनेगा। अब अपन जो है आगे चलते। अगर आप लोग थोड़ा और बेसिक से जाना चाहते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उससे अगर जाना चाहते हो तो फिर अपन उससे समझ सकते हैं। चलिए आपको यहां से मैं एक्टिव और पैसिव की पहचान बता देता हूं टेंस के माध्यम से। आप लोग अगर जो है वो ये जो शॉर्टकट है उनसे अगर नहीं सीख कर ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा है उससे देखना चाहें तो फिर आप उससे देख सकते हो। आपको बता दूं कि अगर ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, देखो अब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको टेंस का पता होना चाहिए। फिर अगर ये वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो याद रखना पैसिव वॉइस बनाने के दौरान हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। फिर आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अगर ये वाला वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो फिर यहां पे वोज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, वोज वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर ये वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में, अब आप देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है भाई, विल और शैल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, राइट? विल और शैल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आपको बता दें फर्स्ट फॉर्म को अपन किस में चेंज किया करते हैं? बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। तो देखो भाई ये शैल और विल को तो अपनी जगह रहने दो और जो फर्स्ट फॉर्म था उसको बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। देखो ये बन जाता है आपका, ठीक है। ये जितने भी इंडेफिनिट है उनका पैसिव बनाने का तरीका है। अगर आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो आपको बता दें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जितने भी टेंस होते हैं उसमें इजारम प्लस आईएनजी फॉर्म आता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस बनाओगे इजारम एज इट इज रहेगा, आईएनजी फॉर्म को अपन बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर, बीई बीइंग है ना, ये बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है वही बात। अब ऐसे केस में आपको टेंस का पता होना चाहिए, ये बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए। ये देख लो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल शैल के साथ बी प्लस आईएनजी आता है। अभी मैं बता के आऊं कि बी प्लस आईएनजी होता है तो उसका पैसिव नहीं बनाते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है उसका पैसिव नहीं बनाते, नो पैसिव। ये जितने भी कंटिन्यूस थे उनका पैसिव कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा वो बात कर लिए अपन। ये ट्रेडिशनल मेथड है, इससे पहले आपको शॉर्टकट बता के आए हैं, सारे काम हो जाएंगे, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पहले तो ये याद रख लो। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाना है, देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ थर्ड फॉर्म को चेंज करेंगे जो कि बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, बीन प्लस थर्ड। अगर आप इसी को पास्ट परफेक्ट में बदलते हो, पास्ट परफेक्ट में बदलते हो तो फिर देख लीजिएगा
ये क्या हो जाएगा आपके पास में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट में, पास परफेक्ट में, इसको अपन हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें। और यही वाक्य अगर फ्यूचर परफेक्ट में होता, इसमें होता, फ्यूचर परफेक्ट में अगर होता, तो ऐसे केस में अपन इसको चेंज करके विल और शैल तो आपको पता है फ्यूचर में कॉमन होते हैं, यहां पर आप हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा दें। ठीक है, और याद रखना जितने भी ये परफेक्ट हैं जितने भी, उनके बारे में बात होगी। और नोट लगा के लिख लेना, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनका पैसिव नहीं बनाया जाता है, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता। अगर आप चाहो तो हम इसका वजह भी बता देते हैं कि ऐसा क्यों बनाया गया इंग्लिश के अंदर, नहीं बनाया जाता है। ठीक है, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनका पैसिव नहीं बनाया जाता। अब देखो, आप अगर इसको थोड़ा और भी इलोबरेट करना चाहते हो, आप चाहते हो सर नहीं थोड़ा सा और ज्यादा इजी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी बना सकते हो। अब ऐसे केस में आपको वर्ब का पता होना चाहिए। चलते हैं अपन इससे आगे, अगली बातें पता करते हैं अपन। ये तो थर्ड फॉर्म को चेंज करने का तरीका बता दिया हम लोगों ने। अब आप लोग अगर ये वाली बातें जो हम करके आए हैं, यहां पे हमने आपको इन टेंसेस की वर्ब पहले से पता होनी चाहिए, तब आप इनको इस तरीके से याद रख पाओ। आप चाहते हो कि क्या इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है शॉर्टकट, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे वाला शॉर्टकट देख लीजिए। आपको एक से ज्यादा तरीके बता देंगे, कुछ भी याद नहीं रखना है भाई, बस आपका ध्यान जो है वो आपका क्लास में होना चाहिए। चलते हैं अपन यहां से आगे। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाए, या उसके साथ एस और एस देखने को मिल जाए, या डूडल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाए, अब आपको अगर टेंस से वर्ब याद नहीं होती है तो फिर क्या करना है वो और बता देता हूं। ये वर्ब अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाते हैं तो इनका पैसिव बनाओगे आप, तो इजारम प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। अब आप ऐसे याद रख लो अगर ये नहीं रखना चाहते हो तो। वैसे ये बात सेम ही है, क्यों? क्योंकि ये वाक्य बोलो कौन से टेंस में बना है, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है। अगर आप लोग मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म देखने को मिल जाए एक्टिव वॉइस के अंदर, या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाए, तो आपको पता है ये तो सेकंड फॉर्म है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। बात वही है, ये वाक्य बोलो कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ऐसे याद रख लो। अगर आप लोगों को शैल और विल के साथ मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाता है, तो हमने क्या कहा था, देखो हमें मैन वर्ब से मतलब है यार, फर्स्ट फॉर्म से मतलब है, शैल विल तो अपनी जगह सेम रहेगा, इसके साथ तो हम वैसे भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फर्स्ट फॉर्म को बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, बी वर्ब की इजारा में तो हम यूज कर चुके हैं, बी बच गया। बात वही है, ये वाक्य बोलो कौन से टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ये अगला तरीका है आपके पास, देखो तीनों इंडेफिनिट, बात वही है जो इससे पहले पढ़ के आए, अलग कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, अगर आप रटना नहीं चाहते तो हमारे पास एक से ज्यादा तरीके हैं। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज करना है, क्या करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इजारम के साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, जिसको आप फोर्थ फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म बोलते हो। पैसिव वॉइस बनाना है, अरे देखो भाई हमें मेन वर्ब से मतलब है यार, इसको तो छोड़ ही दो यार, मतलब ये तो एज इट इज रहेगा, इजारम हो गया। इस आईएनजी को अपन बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, बी वर्ब की आईएनजी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। देखो और देखना है आप लोगों को, और पता कर लेते हैं अपन, पास्ट कॉन्टिन्यूस देख लो। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब बताओ कौन सी होती है, वोज वर्ब प्लस आईएनजी। हाँ जी, पैसिव वॉइस बनाना है तो, अरे भाई ये तो एज इट इज रहेगा, हमें तो इसको छेड़ना है ना, इसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। ये वोज वर्ब एज इट इज हो गया, आईएनजी फॉर्म को बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो कि बीइंग हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। आगे चलते हैं अपन,
अगर आपको शैल और विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाता है, कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं ना अपन, बी प्लस आईएनजी देखने को मिल जाता है, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, तो फिर याद रखना ये वाक्य कौन से टेंस का होगा बताओ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का होगा। पैसिव वॉइस में चेंज करना है ना, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हमने मना किया था कि होता नहीं है, बात कर रहे हैं अगर होता तो क्या होता, चलो पता कर लेते हैं। तो फिर ऐसा कुछ होना चाहिए था, शैल विल तो एज इट इज रह जाता। मैन वर्ब चेक करो कौन सी इसमें, तो बी भी मैन वर्ब है, ये भी मैन वर्ब ही काम कर रही है। तो अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मान लूँ और इसको मैन वर्ब मान लूँ तो क्या होगा, बी तो अपनी जगह रह जाएगा, आईएनजी फॉर्म को बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, कुछ ऐसा बनता अगर हम इसका बनाते तो। दो बार बी वर्ब आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए जितने भी कंटिन्यूस होते हैं, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस जो होता है या मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस आईएनजी दिखाई दे जाए तो उसका पैसिव बनता ही नहीं। ये दूसरा तरीका है इसको समझने का, एक से ज्यादा तरीके हैं, जो अच्छा लगे वो समझ लो, परफेक्ट का और पता कर लो, चलो पता कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आपको हैज हैव के साथ एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं ना, यहाँ पे पैसिव में चेंज करना है आपको। अगर हैज हैव प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाए और पैसिव बनाना है, देखो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे अपन, हैज हैव को एज इट इज रख दीजिए, थर्ड फॉर्म को बी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि बोलो कौन सा होता है, बीन होता है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, बात वही है। ये बताओ कौन से टेंस की वर्ब है, बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब। और पता कर लीजिए, अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म बनाते तो इसको पैसिव में चेंज करना है, इसको तो अपन चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे जो है वो। तो थर्ड फॉर्म को बी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि बीन होता है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। फर्क इतना सही है, वही बात है, ये वाक्य पास परफेक्ट का, किसका है ये, पास परफेक्ट। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं अपन, फ्यूचर परफेक्ट क्या करते हैं अपन, शैल और विल के साथ हैव प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज करते हैं, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या करोगे बताओ, अरे भाई उसको तो हम कोई छेड़ेंगे नहीं ना, शैल और विल तो एज इट इज रहेगा, हमें मैन वर्ब इस वाले भाग को चेंज करना है, हैव भी अपनी जगह, थर्ड फॉर्म को बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दे, बात वही है। इस बार बताओ ये कौन सा है फ्यूचर परफेक्ट, एक से ज्यादा तरीके बता रहे हैं, जो अच्छा लगे वो समझ लेना, बाहर कुछ नहीं होगा इससे। आगे चलते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाते नहीं है, चलो पता कर लेते हैं। अगर बनता तो क्या बनता और क्यों नहीं बनता है वो भी अपन पता कर लेते हैं। आपको बता दें इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करें तो इसमें हैज हैव के साथ में बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आता है एक्टिव वॉइस में, आपको बता दो। और ये कौन से टेंस की वर्ब है बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वर्ब है। हम कह रहे हैं कि अगर मान लो इसका पैसिव बनता या बना पाते तो क्या होना चाहिए था, नहीं बनता है, ये तो आपने वर्षों से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्यों नहीं बनता है, बनता तो क्या बन सकता था, पता करते हैं। तो हमने कह दिया यार हैज हैव को तो एज इट इज रखेंगे, ये बीन है, इसको भी एज इट इज रखना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म को बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो कुछ ऐसा बनना चाहिए था। दो बार बी वर्ब आ रही है इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि इन वाक्यों का पैसिव नहीं बनता। तो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहो तो पता कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं रहना है कुछ भी, है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वर्ब बताओ कौन सी होती है, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाए, मैंने बता दिया, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म देखने को मिल जाए तो याद रखना ऐसे केस में ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनता ही नहीं है, नो पैसिव, मतलब बना ही नहीं सकते इसको अपन। आगे बताओ क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी वर्ब बताओ कौन सी होती है, शैल और विल तो पूरे फ्यूचर में कॉमन ही होता है, हाँ जी।
हैव बीन प्लस आईएनजी। अगर ये वर्ब देखने को मिल जाए आपको एक्टिव वॉइस में, तब भी नो पैसिव, फिर इनका पैसिव नहीं बनेगा। एक से ज्यादा तरीके मैंने आपको बताए हैं, इनमें से जो अच्छा लगता है वो आप लिख लेंगे। एक बार के लिए हम हल्का सा रिवाइज और कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रहे थे, एक्टिव और पैसिव। पैसिव के दो भाग होते हैं आपके पास में। एक्टिव सब्जेक्ट के एक्टिव होने की बात करता है, पैसिव सब्जेक्ट के इनएक्टिव या निष्क्रिय होने की बात करता है। आगे चलते हैं हम लोग यहां से। एक्टिव और पैसिव की पहचान करने के, पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाने के लिए आपको इन 5 पार्ट ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने आपको बताया कि जब भी आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस देखेंगे तो बी वर्ब के बाद में आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। अगर आपको एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाए तो पैसिव वॉइस में बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ सेकंड है तो ये सेकंड, ये थर्ड है तो ये थर्ड, ये आईएनजी है तो ये आईएनजी। जिस किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में बीन प्लस आईएनजी देखने को मिल जाए उसका पैसिव नहीं बनता, और बी प्लस आईएनजी का भी पैसिव नहीं बनता। ये बी वर्ब की फॉर्म होती है, पता कर सकते थे आप लोग। आगे चलते हैं अपन लोग यहां से आगे चलते हैं अपन और पता करें अगर, वरना आप टेंस के माध्यम से पता कर लो। अगर आपको टेंस पता है तो ऐसे पता कर लो कि वो एक्टिव होता है तो इसका पैसिव में ये वर्ब आएंगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। वो भी नहीं पता तो फिर ऐसे पता कर लो। एक एक वर्ब बता दी मैंने आपको यहाँ पे कि अगर इस सेंटेंस में ये वर्ब देखने को मिल जाए तो ये वर्ब आएगी, ये देखने को मिल जाए तो ये वर्ब आएगी। ये आपके पास अगला तरीका, ठीक है। यहाँ पर यही आपके पास में परफेक्ट, फिर हमने आपको ये भी बताया कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उनका पैसिव क्यों नहीं बनता, अगर बनता तो क्या बन सकता था, उसके बारे में भी हमने बात की। ये सब बातें अपन ने आज की क्लास में की है, ठीक है। थोड़ा सा अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और फिर अपन आगे चलेंगे। देखो भाई, पहला सेंटेंस यहाँ पे कुछ भी बेसिक से एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, शी राइट्स अ नोवेल, राइट्स अ नोवेल, ठीक है। पहले आपको इस सेंटेंस में एक्टिव है या पैसिव है ये पहले पता होना चाहिए। तो आपको पता है पैसिव होता तो बी वर्ब का थर्ड फॉर्म और बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अरे हमने क्या कहा था कि पैसिव वॉइस में बी वर्ब के बाद में आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी भाई, थर्ड फॉर्म। और बी वर्ब की फॉर्म बताओ कौन सी होती है, इज, आर, एम, बी। सेकेंड फॉर्म बोलो कौन सी होती है, वोज, वर। हाँ जी। थर्ड फॉर्म बोलो कौन सा होता है, बीन। फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बोलो कौन सा होता है, बीइंग, ठीक है। ये आपके पास बी वर्ब की फॉर्म है। मतलब जब भी आपको पैसिव देखने को मिलेगा तो आपको वर्ब इनमें से कोई एक देखने को मिलेगा। ऐसी वर्ब देखने को मिल जाए तो समझ जाना वाक्य पैसिव का है, वरना समझ जाना वाक्य एक्टिव का है। मतलब ये पैसिव तो नहीं है, किसका है, एक्टिव का है। पता कर लो अपन। लिखने का काम कौन करता है, शी करती है, इसका मतलब सी सब्जेक्ट। और जब सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट आ जाए तो वाक्य किसका होता है, एक्टिव का होता है। ये दूसरा तरीका है। राइट लिखना मेन वर्ब है, अ स्टोरी बोल, अ नोवेल बोलो क्या है आपके पास में, ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाना है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आए थे कि अगर आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव में बनाते हो तो आप लोगों को पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट लगाना होता है। बाई और सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। देखिए ये आपके पास स्ट्रक्चर होता है। क्या करें, पहले पहले ऑब्जेक्ट का पता करो, तो पहले ऑब्जेक्ट लिख दो। ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा है, ऑब्जेक्ट बताइए कौन सा है, अ नोवेल। वर्ब कौन सी आएंगी, तो मैंने कह दिया कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है तो इसको बी वर्ब में चेंज कर देंगे। मतलब इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ए नॉवल सिंगुलर है इसलिए इनमें से सिंगुलर वर्ब बोलो कौन सा आ जाएगा, इज आ जाएगा। राइट का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो गया। हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना है, बाई लिख दिया। और बाई प्रेपोजिशन है इसलिए सी नहीं आएगा, हर आएगा ऑब्जेक्टिव। ये आपका सेंटेंस बन गया। और बना दीजिए। इसी को मैं अभी एक बेसिक तरीके से, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अपन, थोड़े मुश्किल लेवल के क्वेश्चन अपन आगे पढ़ेंगे। इसी सेंटेंस को मैं जो है
कंटिन्यूस में अगर चेंज कर देता, शी इज राइटिंग अ नोवेल, बताओ भाई क्या करते? आईएनजी फॉर्म आ रहा है मतलब एक्टिव है, बोलो क्या करें? इसको पैसिव में चेंज करना है, क्या करें बताओ? पहले ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, और नोवेल ऑब्जेक्ट है आपका, पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो बोलो क्या लिख दें अपन यहाँ पे? और नोवेल को पहले लिख दें, उसके बाद में वर्ब इज आर एम प्लस, यहाँ पे इज प्लस आईएनजी है, तो इसको इज आईएनजी फॉर्म को बीइंग प्लस आईएनजी में चेंज कर, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दे, बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, राइट का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा? नोवेल इज बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा? रिटन बाई हर बन जाएगा। ये आपके पास में अगला सेंटेंस। तो आपका अगर बेसिक्स अच्छा है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट, ये सब चीजें अगर आपकी अच्छी हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है बाकी सब चीजों को समझना। एक एग्जाम्पल मैं आपको अगली क्लास के लिए दे रहा हूं, अगली क्लास के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसका आप आंसर बताने वाले हो। एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है, शी एक्सपेक्ट्स टू विन द मैच, विन द मैच, ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। और मैं आपको कुछ बातें, ये वाक्य बताओ किसका है, एक्टिव वॉइस का है। मैं आपसे क्या चाहता हूं, इसका पैसिव बनाना है, पर इसका पैसिव जो है वो क्या नहीं बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका पैसिव ये गलत है क्या, पर आपको ये सेंटेंस जो है इसका पैसिव ये नहीं बनाना है भाई। द मैच इज एक्सपेक्टेड टू बी वन, जब भी एग्जाम में ये वाला एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा तो आपको ये वाला पैसिव नहीं बनाना है। गलत है ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको, ये नहीं बनाना है, आपको इसके अलावा पैसिव बना के बताना है। इसके अगर मैं कहूं तो दो पैसिव बनाने, जिसमें से एक तो मैंने ऑलरेडी बना के बता दिया, कैसे बना है इसको अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस टॉपिक में ऑलरेडी अच्छे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे इसी सेंटेंस का पैसिव चेंज करके बताना है, ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा होना चाहिए, और कैसे बनाया वो भी बताना है मुझे, कैसे बनाया ये भी मुझे बताना है। इसके बारे में अपन बातें करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो चलिए, आज हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी, उनको आप ध्यान से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर हम आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होता है तो लोगों को जरूर बताएं, लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसा करके आप हमारा और अपने साथ वालों का भला कर सकते हैं। धन्यवाद।